बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जनाब एक खबर आई है हमारे सामने। केप टाउन टेस्ट में जो शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, तो अब ये अगर नहीं खेलेंगे तो जुर्माने भी देने पड़ेंगे। तो डबल सदमा हो गया ये तो। एक तो आप हारे, वाइट वॉश हो गए हैं, दूसरा आपको जुर्माने भी लग गए हैं। तो मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? आपको कम से कम उसूलों का और बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं। शान मसूद की अगर कप्तानी की बात की जाए तो वो नई कप्तानी नहीं है, बड़े अरसे से कर रहे हैं। और इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि जी जो स्लो ओवर रेट था वो किया गया है और मुसलसल किया गया है। मैच फीस का 25% और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5 पॉइंट्स का जुर्माना भी इनको आयद हुआ है। फी ओवर अगर आप वैसे स्लो करते हैं ना तो आपको 5% जुर्माना होता है। मुसलसल अगर आप करते रहेंगे तो फिर अभी उन्होंने यानी कि 5 ओवर स्लो किए थे मुसलसल, तो अब इनको 25% हो गया। तो यानी कि जो इनको डिजर्विंग इनका हक था वो भी पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन जुनैद, एक बात है, इससे कुछ अच्छी चीज़ें जो होंगी वो ये होंगी कि हमारे प्लेयर्स को ये पता चलेगा कि हमें खेलना है, परफॉर्मेंस देनी है, तो ही हमें जो है वो पेमेंट उसकी जो एक फीस होती है वो अदा की जाएगी। जुर्मानों से हम बच सकते हैं। अब ये एतराफ़ भी कर लिया है। शान मसूद ने ये तस्लीम किया है कि उनसे गलती सरजद हुई है, स्लो ओवर रेट था। रेफरी जो थे रिची रिचर्डसन, जिनकी जानिब से पाकिस्तान पर यह जुर्माना मुकर्रर वक्त में 5 ओवर्स कम करवाने पर आयद किया गया है, तो गलती तस्लीम कर ली गई है। लेकिन इस सारी टीम को इसकी सज़ा मिली है मेरे ख्याल में। ये लम्हा फ़िक्री हमारे लिए। आप अपने परफॉर्मेंस को ठीक कीजिए। मैच हार भी रहे हैं, जुर्माने भी करा रहे हैं, तो दोहरी अजियत है। और पाकिस्तान की सुबकी भी करवा रहे हैं ना सिर्फ खुद हार जाते हैं बल्कि पाकिस्तान की जो एक उम्मीद होती है उसको भी तोड़ देते हैं। आगे चल के करेंगे बात, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं टॉप 5 स्टोरीज पर नाज़रीन। और आगाज़ में ही कोई अच्छी खबर नहीं है। राइट साइजिंग का फैसला किया गया है। विफाकी इदारों में 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। जहाँ एक तरफ बात हो रही है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, आसामियाँ बढ़ाई जाएँ, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ, वहाँ पे 1.5 लाख आसामियों को ख़त्म किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का इशारा भी दे दिया है, लेकिन साथ में ये नवीद भी सुना दिया है कि जी गैर ज़रूरी जो इदारे थे, जो भर्तियाँ थीं, अब उनका कला कमा होने जा रहा है। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ साल 2024 में मईशत की बहाली का अमल जो शुरू हुआ था, जिसके बायस इम्कान है कि 2025 में शरह गुर्बत कम होकर 18.7% तक रह जाएगी। तो ये भी वज़ीर आज़म काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि 2025 का साल मईशत के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा। अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि हम जो एक हमें लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक हो चुकी है, इसके समरात जब आना शुरू होंगे तो यकीनी तौर पे आवाम को रिलीफ मिलेगा, जिसकी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट है, आपके इल्म में है। आगाज़ में बहुत ही मकबूल रहने वाले जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अपने ओहदे से। जल्द ही वज़ारत उज़्मा से भी दे देंगे। लेकिन ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि बहुत से कैनेडियन अमरीकी रियासत बनना चाहते हैं और ट्रंप की कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की पेशकश भी सामने आई है जनाब। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंजन कह रहे हैं ट्रंप, बहुत से जो कैनेडियंस हैं, खुद मेरे अपने जानने वाले कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उनसे भी इस पर बात हुई जिस वक्त वो आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि जी हमारा तो फ़ायदा है और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की अगर स्टेट बन जाएगा कनाडा तो रिहायशियों को क्या एतराज़ हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, उनके बहुत सारे मसाइल ऐसे ही हल हो जाएंगे। और जनाब इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें, कानूनी तरीके से यूरोप, अमेरिका और कनाडा कैसे जाएं, क्या तरीक़ाकार हो सकता है लीगली जाने का, इसके ऊपर भी तफसील से बात की जाएगी। इंपॉर्टेंट इशू है, आपके इल्म में है और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि इलीगल वेज से बहुत सी कीमती जानें हर साल लुक़्मा अजल बनती हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इलीगल वे से जाना पसंद करते हैं, शॉर्टकट पसंद करते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो झांसे में आ जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि वो किसी जाली एजेंट के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर आज डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो गौर से देखिएगा ताकि आप अपने प्यारों को मौत के मुँह में ना भेजें, बल्कि बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें भेजें। और फिर बात होगी कहीं आपका बच्चा नशा तो नहीं कर रहा। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि मनशियात की लत में मुब्तला हैं, जिसमें से 30 लाख तलबा तालिबात भी हैं। ये अलार्मिंग नंबर है, ये बहुत ही चौंका देने वाला नंबर है। तो और सबसे पहले हम प्रोग्राम अपने का आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। बिजली सार्फिन के लिए भी एक अच्छी खबर सुना दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। वो कहते हैं कि बिजली की कीमतों में भी कमी होने जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, जिसके ऊपर वो आने वाले दिनों में काम करेंगे। बिजली की कीमत कम होने तक सनती शोबा तरक्की नहीं कर सकता, ये मानना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मजीद भी अहम गुफ्तगू उन्होंने किया, क्या करना था उनका, पहले वो सुनिए। कीमत कम नहीं होगी, हमारी
इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, ख़ुद अपने ताईं और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाअल्लाह रवां हफ्ते में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी है। दूसरी तरफ ख़तरे की घंटी बजा दी है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, और वो कहते हैं कि जी बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि ये मईशत की बेहतरी के लिए है, बजट को कम करने के लिए, लेकिन अमूमी तौर पर हमने देखा है कि IMF की शराइत की वजह से हमें अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह के वार करने पड़ते हैं, बोझ डालना पड़ता है उनके ऊपर। हुकूमत की तरफ से हजम बतदरीज कम और विफाकी वजारतों की 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी गई है। हुकूमती अखराजात में कमी के इकदाम 30 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, ये कहना था जी। अच्छा, हुकूमती जो इकदाम हैं वो उनमें भी तजाद पाया जाता है, क्या पहले कहना है मोहम्मद औरंगजेब का वो सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात भी करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खाली असामियों को 60% तक, जबकि 1.5 लाख खाली असामियों को अब तक खत्म कर दिया। जून 2024 में वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग से मुतल्लक कमेटी बनाई थी। कमेटी का स्कोप 45 वजारतें थी जिसमें 400 मुंसलिक अदारे थे। 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख, एंड दिस हैज ए रियल इम्पैक्ट बिकॉज दिस वाज ए बजटेड नंबर फॉर दिस फिस्कल ईयर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, शाहिद हसन सदीकी साहब माहिर मईशत हैं। वेलकम टू शो कहेंगे शाहिद हसन साहब आपको। शाहिद हसन साहब, जिस तरह से हम वज़ीर आज़म साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, पूरी उम्मीद तो वो भी बहुत हैं, बड़ी खुशाइंद बातें उन्होंने की हैं और कहा है कि मुल्क की तरक्की जो है वो इसी में है। बहुत सारे इकदाम उन्होंने कहा है करेंगे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना जो मोहम्मद औरंगजेब भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, वो भी कुछ इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने साथ साथ कहा है कि टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है टैक्स बढ़ाकर अवाम के ऊपर एक नया बोझ डालने जा रही है, लेकिन हुकूमती जो अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश नहीं की जा रही है। राइट साइजिंग की जो बात हो रही है, ये वक्त की ज़रूरत थी या फिर शायद साहब आपके ख्याल में IMF की शर्त है जिसकी वजह से अपने ही लोगों का नुकसान हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात ये है कि जैसे कि ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना ने तस्लीम कर लिया, ये IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स यानी उनके अहकामात के तहत है। अब वो मार्च में उनका वफ़द आ रहा है, वो हमारा जायज़ा लेंगे। अगर ये मुल्क के मुफाद में था तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब, आपको इक़्तिदार में आए हुए 21 महीने हो गए, तो आप अगर ये करना था तो अब तक तो क्यों नहीं कर लिया आपने? ये तो मार्च में वो आने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो $7 बिलियन का कर्जा था, ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ये मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। ये मईशत लड़खड़ाती भी चलती रहेगी। मकसद है किस्त हासिल करना, जिसके लिए वो मार्च में आ रहे हैं। और दूसरा मकसद ये है कि 3 साल के बाद 2027 के बाद IMF के प्रोग्राम में जाना। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि IMF का जो प्रोग्राम होता है उसका मकसद होता है मईशत की शरह नमू को सुस्त करें और जो है ताकि जो है ना वो सो कॉल्ड इस्तेहकाम आ जाए, जो कभी नहीं आता। वरना ये 23 प्रोग्राम नहीं होते आपका, ये 24 प्रोग्राम नहीं होते ये आपके जो IMF पे जा चुके हैं। दूसरी ये कि आप ये देखिए, बड़ा अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ आप अखराजात में कमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हम नए वजीर दे रहे हैं। आवाम के जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं भाई? ये बहुत हमारे 11 करोड़ आवाम जो है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 11 करोड़ 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, उन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। आइन कहता है ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। हमारी आबादी के जो गरीब हिस्सा है उसको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं है। एक साल में आलमी बैंक ने कहा है कि 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो फिर शाहिद हसन साहब, राइट साइजिंग से मसला हल हो जाएगा? जिस तरह से अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है, ये बेहतरीन तरीका है, इस तरह से अहदाफ पूरे हो पाएंगे? मोहतरमा, आपको एक बात बता दूं, इसमें जो अखराजात में कमी होगी सो कॉल्ड राइट साइजिंग से, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस साल जो टैक्सों की हदफ है उसमें कमी हो रही है, आवाम पे बोझ डालने के बजाय, जो उससे कई गुना ज्यादा है।
608 अरब रुपए आपने 6 महीने के अंदर जो है वो पब्लिक सेक्टर के लॉसेस दिखा दिए हैं। और आपने साथ में शाहिद साहब, कथा कलामी की माजरत, ये एक मसला ये भी तो है कि तजाद भी तो है। एक तरफ हम बात करते हैं बेरोज़गारी की, रोज़गार के मौके पैदा करने के दावे करते हैं, साथ में 1.5 लाख लोगों को जब बेरोज़गार किया जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? अब देखिए, ये आपने फिर एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 वर्षों में, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है 6 वर्ष, इसलिए कि हमारी मईशत की शरह नमू 2% सालाना से कम है औसतन, जाके 38 वर्षों में तो 4.75 थी। खित्ते में जो है वो 5% के करीब औसत है। तो आपने 2% से शरह नमू कम करके पहले ही बेरोजगारी में इजाफा कर दिया है। दूसरी बात जो हमें हमारे अवाम को भी समझनी होगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो अवाम पर दबाव डालेंगे कि जनाब आपकी आबादी की शरह 2.5% सालाना बढ़ रही है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिर आप फखरिया ये कहते हैं, फखरिया, कि हमारी 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो जनाब ये जब 60% है तो हर साल 20 लाख नए लोग दाखिल होते हैं नौकरी की तलाश में। जो पहले स्टूडेंट थे या दूसरे काम कर रहे थे, अब वो नौकरी की तलाश में 20 लाख निकलते हैं। 2.5% आपकी आबादी बढ़ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, मईशत की शरह नमू सुस्त कर रहे हैं, खाली असामियां बंद कर रहे हैं, और साथ में जजेस जो हैं आप उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने तजाद का लफ्ज बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, आप जो कैबिनेट का साइज भी बढ़ा रहे हैं, आप जजेस की तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही हैं। वो भी तो देखें आप, सिर्फ जजेस की नहीं, पार्लियामेंटेरियंस की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाने की समरी जो पेश की गई थी। नहीं तो तनख्वाहें भी आप बढ़ा रहे हैं, फिर आप काबीना में नए चेहरे भी ले रहे हैं। पहले ही काबीना का हजम जो है वो तो ऐसा लगता है कि पूरी जो है ना वो असेंबली बैठी है हमारी वज़रा की। ये क्या तमाशा है भाई? 18वीं तरमीम में जब आप आपने कहते हैं हम महकमे खत्म कर रहे हैं, वजारतें कम कर रहे हैं, तो फिर वजीर कम करें ना। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज़ और भी है कि वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुनाई है कि जी बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं, और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहले ये कहा गया कि जी एनर्जी क्राइसिस है, लोग सोलर पे कन्वर्ट हुए। सोलर के जो बुनियादी आप जनरेट करके देते हैं एक ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट को, उसकी कीमतों में कमी की बात हो रही है। तो एक तरफ आप जो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है एक आम शहरी, उसे डिस्करेज किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिजली सस्ती हो पाएगी। क्या ये प्रैक्टिकल होगा? किस फॉर्मूले के तहत ये होगा फिर? देखिए, ये बहुत सारी बातें सियासी होती हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ ना कि वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया है, रिकॉर्ड पर है, कि FBR एक साल में 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है। आप मुझे देखिए, जो सारे इक़दाम हैं, बिजली की कमी हो या ये राइट साइजिंग हो सो कॉल्ड, ये तो चंद सौ अरब रुपए की बातें आप कर रहे हैं। 15,000 अरब रुपया सिर्फ FBR कम वसूल कर रहा है। सूबे वगैरह मिला लें तो 22,000 अरब रुपया आपका सालाना जो है वो कम वसूल हो रहा है। इसका बड़ा हिस्सा आप वसूल नहीं करते, तो ये फूल पत्ती भी नहीं है। ये तो सियासी बातें हैं। मैं बात आपको क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए आप। एक मीसाक के तालीम बनाया गया था, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी 2010 में, उसमें PMLN की तमाम सूबाई हुकूमतें थी। उन्होंने ये अहद किया था और कि हम 7% ऑफ द GDP तालीम पर खर्च करेंगे। वो तो आप 2% भी नहीं। तो आप जो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप जो भी बातें कर रहे हैं, कर्जा ये होगा, सवाल ये है कि क्या 26 मिलियन बच्चों के लिए 2075 तक कुछ होगा? या फिर ये सियासी बयानबाजी होगी? शाहिद हसन साहब, एक और चीज़ भी जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कही जा रही है, वो कह रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो पाकिस्तान ने उनको वापस करना था कर्ज 2 अरब का तकरीबन अमरीकी डॉलर्स का, उसकी अदायगी जो है वो मौखर हो गई है फ़िलहाल, और रूल आउट कर दिया गया है फ़िलहाल। तो ये कितना खुशाइन समझते हैं? वो कहते हैं कि इससे भी बड़ा जो हमें समरात है वो मिलेंगे। जी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन समरात मिलेंगे ये बात इसलिए गलत है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमें इस साल जो अदायगियां करनी हैं बैरूनी कर्जों की, उसके लिए जो हमारे पास 12 अरब डॉलर के डिपॉजिट थे, IMF ने ये कहा था कि ये पहले आप इनको रोल ओवर करने की बात करें, वरना हम आपको किस्त नहीं देंगे। तो अगर ये 2 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर कर रहे हैं, कोई नया पैसा नहीं आ रहा है, उसके बावजूद इस साल बैरूनी कर्जों की अदायगी में मुश्किलात हैं।
तो सवाल ये है कि बैरूनी कर्जे लेकर बैरूनी रीशेड्यूलिंग और ये जो रोल ओवर करा रहे हैं, ये हर साल मसला पड़ेगा, इसलिए कि ये तो 3 साल का आपका कर्जों का प्रोग्राम है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कर्जे रीशेड्यूलिंग करा दी, तालीम का बजट कम कर दिया, सेहत का बजट कम कर दिया, तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती कर दी, और फिर आप उड़ान पाकिस्तान तजाद का लफ्ज़ आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दूसरी तरफ एक तरफ तो आप मईशत को सुकेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान के तहत हम 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाएंगे, और तो इससे पहले तो एशियन टारगेट बनना था, उसके बाद ये क्या। लेकिन जो अदाद शुमार हैं शायद साहब वो गवर्नमेंट के हक में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 18.7% पे शरह गुर्बत आ जाएगी 2025 में, महंगाई कम तरीन सतह पे आ चुकी है, 7% से कम हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी आप बड़े खिलाफ हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आशारिये बेहतर हो रहे हैं, जो दोस्त ममालिक हैं उनका ट्रस्ट भी बहाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्या हमारी डायरेक्शन कम अज़ कम ठीक हो चुकी है? कुछ नोक पलक ठीक करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि अभी बेसिक से हम ठीक नहीं कर पाए जिसके समरात आवाम तक पहुँचे? देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा मुस्लिम लीग नून के मंशूर के मुताबिक। मेरी बात आप छोड़ देना। हमारी बीमा, ये मुस्लिम लीग नून की मंशूर के अल्फाज हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आवाम के लिए। हमारी बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती, ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफ़ेद होने से ना रोकें, एनर्जी के सेक्टर में इस्लाहात ना की जाएं, तालीम का बजट ना बढ़ाया जाए। इनमें से सब उल्टा कर रहे हैं आप, वो खुद भी कह रहे हैं जब आप ये नहीं कर रहे। तो दूसरा जो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हम इस साल मईशत की शरह नमू आपकी 2.5% रहने वाली है, आबादी भी आपकी 2.5% है, मुझे ये बता दें कि बेरोजगारी कैसे कम होगी। देखिए, हमारी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क से गुर्बत खत्म हो, बेरोजगारी का खत्म हो, आवाम को फराबूद मिले, और हुकूमत को ये बना के दिया है। अच्छा, शाहिद हसन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कराची का दौरा भी करने जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज के ताजरों के साथ उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले आप कुछ मईशत गिरो तो करें। आपका जब मईशत 2.5% गिरो करेगी तो आप एक्सपोर्ट क्या करने जा रहे हैं मुझे बता तो दें। कॉटन की फसल तो आपकी खराब हो गई है, जो है। देखिए, बांग्लादेश खुद क्राइसिस में है, लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि बांग्लादेश की गारमेंट्स की बरामदात, गारमेंट्स की, जहां वहां कॉटन पैदा ही नहीं होता, वो इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी टोटल बरामदात से ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप जरा सा हकीकत का सामना करें। ये बहुत ताकतवर मुल्क है, ये बड़ा मुल्क है, अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं। मेरे मुल्क के जफाकश किसान हैं, हमारी फौज पोटेंशियल बहुत है, आप ठीक कह रहे हैं शाहिद साहब। और कल ही हम ये खबर चला रहे थे कि 30 से 40% कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान हमें इस साल होने जा रहा है। आपके ख्याल में अगर आपको हुकूमती टीम का हिस्सा बनाया जाए, पहले 5 इकदामात या पहले 5 मशवरे जो आप चाहेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए होने चाहिए, वो क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो बता दें, हिस्सा बताने की बात तो आप छोड़ दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत नंबर 1 एक पैसा अपनी जेब से ना दे। सिर्फ ये करें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो भिखारी बना रहे हैं कई सौ अरब, उसमें से 50 अरब रुपए अलग कर दें। पहला काम, पहले दिन 50 अरब अलग कर दें, और ये कहें बैंकों को कि आपने लाखों लोगों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, इनको रिस्क कमाने के लिए कर्जा दें। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए एक आदमी को रिस्क कमाने के लिए चाहिए है, तो आप उसको बैंकों से कहें कि इसको 4 लाख रुपए का आप कर्जा दें, उनको हदफ दें, और 1 लाख रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो 50 लाख अलग दिया है वो आप उसको दे दें, और कहें कि आप कर्जा वापस करेंगे तो ये 1 लाख वापस, ताकि उन लोगों के घरों के चूल्हे एटलीस्ट चल सकें, वो लोग जो है वो खुद कफील हो सकें, खुद कमा सकें। बार बार जो है वो जिस तरह की भारी बोझ आवाम पर डाले जा रहे हैं, उनको बर्दाश्त करने की सकत तो आवाम में पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि अभी हमारी मईशत जो है वो लड़खड़ा रही है, जो हुकूमती दावे हैं वो एक तरफ, और जो आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है हुकूमत की जानिब से वो दूसरी तरफ। इस तरह से बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है। लेकिन हुकूमत मुसलसल ये दावे कर रही है कि हम बेहतरी की तरफ गामज़न हो चुके हैं। चलें, उम्मीद करते हैं कि इसके समरात जल्द ही आवाम तक पहुंचे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी कनाडा क्या वाकई में अमेरिका में जम होने जा रहा है और अमेरिका की इकानमी स्टेट बनने जा रहा है, ये मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए इस अहम इशू की, और आपके इल्म में है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अपने पार्टी की जो ओहदा था, जो सदारत थी, उससे इस्तीफ़ा दे दिया गया है। जल्द ही वो अपने वज़ारत उस्मा के मनसब से भी हटने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था। लेकिन क्या मुहर्रकात थे। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि जी कनाडा अमेरिका की 91वीं रियासत हो सकती है, और इस पर बहुत ज़्यादा जो कैनेडियंस हैं वो भी खुश दिखाई देते हैं। जुनेद, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगता ही है कि मौके का फायदा उठाते हुए मौके पे चौका मारा ने इस्तीफा दिया, साथ ही उन्होंने ये बयान दे दिया। क्या कैनेडियन जो अवाम है, शहरी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, वो क्या चाहते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ दोनों मेहमान भी मौजूद हैं, हम दोनों जगह की राय लेंगे। मलिक नदीम आबिद साहब हैं, एम्बेसडर अमेरिका से, डॉक्टर दानिश हसन तजियाकार हैं कनाडा से, दोनों को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले मलिक नदीम साहब, आपके ख्याल में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, ये दूसरी बार इन्होंने बात की है, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी इन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था, और अब जिस तरह से हम भी बात कर रहे हैं कि मौके पे चौका उन्होंने मारा, तो आपको लगता है कि कैनेडियंस भी इस पे खुश होंगे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर 51वीं रियासत बन जाए कनाडा अमेरिका की? अस्सलाम वालेकुम जी, आपके और आपकी टीम को और आपकी ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूं। देखिए, बात यह है कि अमेरिका की एक प्रॉब्लम है। अमेरिका को हमेशा एक्सटेंशंस चाहिए, कुछ इलाके कब्जा करने के लिए चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए डिफरेंट इलाकों के। पहले हमेशा से हम जंग करके ये कब्जा किया करते थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चूंकि एक कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बड़ा ओपनली ये कहा था कि जितनी फॉरेन वॉर्स हैं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही, इलेक्ट होते ही, वो सारी फॉरेन वॉर्स बंद करवा दूंगा। लेकिन वो रिसोर्सेज को कैप्चर करना और दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेज को ओन करना, उसका तो अपना एक मजा है, वो तो हमने करना ही करना है। तो देखिए, जहां तक बात है अमेरिका के इंटरेस्ट की, तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो यकीनन इसमें हो सकता है, लेकिन कैनेडियन का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। सॉइल जो यंगस्टर्स हैं कनाडा में, वो कुछ अपने फ्यूचर के हाथों कुछ परेशान हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 10% से ज्यादा कोई उनकी पॉपुलेशन अमेरिका के साथ इल्हाक करने में कोई इंटरेस्टेड होगी। ये भी जान लेते हैं नदीम साहब, डॉक्टर दानिश हसन मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश, आप क्या कहते हैं, कैनेडियन अवाम क्या चाहते हैं? जिस तरह से उन्हें बताया भी जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उनको टैरिफ जो है वो कम कर दिया जाएगा, टैक्स जो है टैक्सेस में कटौती कर दी जाएगी, कम कर दिए जाएंगे उनके। तो कैनेडियन अवाम चाहते हैं कि वो 51वीं रियासत बन जाए अमेरिका की, उन्हें क्या फ़ायदा है इसमें? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये थी, जो कनाडा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये है कि कनाडा की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है, वो 7 स्टेप से गुजर के किंग चार्ल्स III के पास जाता है, जो कि मोनार्क है। जैसे पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह कनाडा में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग चार्ल्स III है। बाकी रही बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो वो जो उनका बयान है बिल्कुल ही सियाको सबाक से हट के और बहुत ही बचगाना सा बयान है। डॉक्टर नदीम साहब ने जो बातें बोली वो ऑलमोस्ट उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन जो आखिरी उन्होंने बात बोली कि 10% कैनेडियन या यूथ ये चाहती है कि वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए, तो मैं आपको क्लियरली ये बात बताता चलूं कि 1% यूथ या 1% कैनेडियन भी ये नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका का हिस्सा बने। बल्कि जी हमारे जो प्रीमियर है ओंटारियो के, कनाडा का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है ओंटारियो पॉपुलेशन वाइज से, उसके प्रीमियर ने इवन डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज का जवाब दिया है, और उन्होंने इस चीज को बोला है कि जो आपकी एक स्टेट है अलास्का, अगर आप चाहें तो हम अलास्का की स्टेट यूएस से खरीद सकते हैं। उसके साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि एक स्नोबॉल के जितना भी ये चांस नहीं है कि कनाडा जो है वो अमेरिका का स्टेट। आपकी बातों से तो लग रहा है डॉक्टर दानिश साहब कि ये मामला इतने आसानी से होने वाला नहीं है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात हैं ये पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, नदीम मलिक साहब, कि ये जो वो कह रहे हैं कि जी टैक्सेस कम किए जाएंगे, टैरिफ कम किए जाएंगे, तो ये तो एक तरह की वो कैंपेन में जिस तरह के दावे वादे कर रहे थे अट्रैक्ट करने के लिए अपने वोटर्स को, उसी तरह की बातें वो अब भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में हुआ क्या है? आगाज़ में जो मकबूलियत थी कैनेडियन वज़ीर आज़म की वो बहुत ज़्यादा थी, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ घुल मिल जाना, उन्हें सपोर्ट करना, उनके जो पॉलिसीज़ थी वो भी पसंद की जा रही थी। ये कोविड के बाद अक्सर मंजरनामा क्यों तब्दील हो गया? ये गैर मकबूलियत में मकबूलियत क्यों बदल गई? देखिए, कोविड ने बहुत सारी चीजों को दुनिया भर में चेंज करके रख दिया है। जो
कोविड से पहले बहुत पॉपुलर लीडर से उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। जो इतने पॉपुलर नहीं थे, उनकी कुछ पॉलिसीज की वजह से वो पॉपुलर हुए। तो ये पूरी दुनिया में एक तब्दीली का एक सिलसिला शुरू हो गया कोविड के बाद। जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो मैं समझता हूँ अभी भी पॉपुलर हैं ओवरऑल कनाडा में, लेकिन उनकी पार्टी में, देखिए सियासी पार्टी है ना, पार्टी में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात भी होते हैं, कुछ और ज्यादा एम्बिशियस लोग भी होते हैं, जिन्होंने ये देखा कि ये शख्स तो अभी नौजवान है, इसके तो भी जाने का कहीं चांस नहीं है। तो देखिए, ये थोड़ा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उनकी पार्टी में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको जनरल पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी वाकया हुई है। वो मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में फिर इलेक्ट होकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उन्होंने भी इंतखाबात की बात की है कि हकीकी इंतखाबात के मुस्तहिक हैं कैनेडियन अवाम, और जो इंतखाबात होने चाहिए। मैं आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर दानिश। हम लोग ये देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ने भी जाते जाते इस्तीफा देते वक्त ये कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कनाडा अमेरिका में जम हो जाए, और बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि ये कभी हकीकत का रूप नहीं धार सकता जो इस वक्त आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस तरह से खुद ही फैसला कर लिया कि कैनेडियन अवाम भी ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में जम हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी बताएगा कि जस्टिन ट्रूडो को किस तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ा कि एकदम से उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा अपने इक़्तिदार से। देखिए जी, इसके पीछे जो है वो ये है कि जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके पास जो थी, जब सेकंड टाइम इलेक्शन हुए थे एंड ही केम बैक इनटू द पावर, उनके पास 1/3 मेजॉरिटी नहीं थी। वो बैसाखियों के सहारे, यानी एनडीपी जो कनाडा की 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिबरल जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है, जिसके हेड ऑफ पार्टी जस्टिन ट्रूडो हैं, और कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर भी। सेकंड पार्टी है कंजर्वेटिव, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन है। थर्ड पार्टी है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। सो जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो एक क्यूबेक की पार्टी और एनडीपी के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। कोalition गवर्नमेंट जब उन्होंने बनाई, उसके बाद 2 साल बाद, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता चलूं कि कोविड में पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने रेजिडेंट्स और सिटीजंस को बेनिफिट दिया है, तो वो जस्टिन ट्रूडो ने दिया है। अच्छा, यही पे जरा थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये जरा रोशनी डालिएगा। ये जो नदीम मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ज़्यादा इख्तिलाफ या जो रेजिस्टेंस है वो उनको अंदरूनी तौर पे है, पार्टी के अंदर से अभी अक्सरियत अवाम की उन्हें चाहती है, आप एग्री करेंगे ऐसा ही है, या फिर कुछ ऐसी गलत पॉलिसीज थी जो उनकी मुखालफत का बायस बने? जस्टिन ट्रूडो को, लिबरल पार्टी की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को किसी भी मुखालफत का सामना नहीं है। मैं आपको दोबारा क्लियर करता चलूं कि जो एनडीपी है, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके सहारे जस्टिन ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, एनडीपी ने बैक ऑफ किया। एनडीपी ने बैक ऑफ किया। बैक ऑफ करने की काफी सारी वजूहात थी। जब एनडीपी ने बैक ऑफ किया, तो प्राइम मिनिस्टर को क्लियरली नजर आ रहा है दैट ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो ये पाकिस्तानी साबिक वजीर आजम की तरह ढीठ आदमी नहीं है कि वो कहें कि नहीं पार्लियामेंट का इजलास है, वो इजलास आपने डायरेक्टली मतलब अटैक कर दिया हमारे सियासतदानों पे। वो एक इज्जतदार तरीके से पार्लियामेंट से उन्होंने बोला कि ठीक है कि अगर मेरे पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर मैं पार्लियामेंट से बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आई शुड रिजाइन एंड गिव इलेक्शन अ चांस, ताकि अवाम जो है वो 1/3 मेजॉरिटी के साथ लिबरल पार्टी को दोबारा से आ सके। ठीक है। अच्छा, मलिक नदीम साहब, जिस तरह से कह रहे हैं डॉक्टर दानिश भी कि पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म की तरह नहीं है कि वो जम के बैठे रहें, उन्हें जितनी भी मुखालफत का सामना करना पड़े और वो कुर्सी को ना छोड़ें। इंतखाबात की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा बैसाखियों के सहारे वो आए थे, उन्हें कुछ जमातों की सपोर्ट हासिल हुई, जिसके बाद वो पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन बरकरार रख पाए, और फिर उन्हीं पार्टियों के बैकआउट कर जाने के बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। क्या पाकिस्तान वाले ही इलेक्शंस वहां पर भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिलेट तो कर दिया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ? देखिए, बात यह है, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली एक बात बताऊं, पाकिस्तान इज नॉट माय डोमेन, एंड पाकिस्तान की सियासत मेरा स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। दानिश मलिक साहब मुझसे भी और नॉर्थ में बैठे हुए हैं, शायद उनको पाकिस्तान ज्यादा करीब लगता होगा, मुझे नहीं लगता। सो मैं चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई ऐसी बात ना करूं जिसकी मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं है और जो मेरा डोमेन भी नहीं है। तो मैं कनाडा या अमेरिका, बल्कि अगर लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिको, लेट्स टॉक अबाउट कैलिफोर्निया, लेट्स टॉक अबाउट टेक्सास।
सो इन पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए। पाकिस्तान आपका डोमेन है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये जो मलिक साहब हम देख रहे हैं कि अमेरिका को तो खुद अंदरूनी तौर पे बहुत से चैलेंजेस का सामना है, तो फिर इस तरह के वो बयानात दे के एक करीबी इत्तेहादी को क्यों अपने खिलाफ करना चाह रहे हैं? अगर कैनेडियन अवाम भी नहीं चाहते, सियासी जमातें भी नहीं चाहती, तो फिर इस तरह के बयानात से तो सरदमोहरी बढ़ेगी। और पहले भी हम देख रहे हैं कि हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, साजगार नहीं है। कनाडा के भी अगर हम देखें तो एक इंडिया के साथ भी उनका महाज खुला हुआ है, वो जो सिख रहनुमा के कत्ल की वजह से। तो आपको लगता है कि ये इत्तेहादी अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं इस तरह के बयानात दे के, इस तरह की सियासत करके? देखिए, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। मैं आपको एक और बात थोड़ा सा बैक ट्रैक करूं और थोड़ा सा मैं एक और चीज एक्सप्लेन करूं। जी। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम टैक्सेस कम करेंगे, टैरिफ कम कर देंगे, कैनेडियन अवाम बड़े खुश होंगे, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मैंने बहुत अरसा वक्त गुजारा, मेरी एक्सपर्टीज भी है। आई एम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन हेल्थ केयर एंड जो हेल्थ केयर कॉस्ट है अमेरिका में। जो दवाई अमेरिका में $1000 की एक महीने की डोज मिलती है, वही दवाई कनाडा में $250 की मिलती है। क्यों वो लोग, कनाडा के लोग, अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट को 4 टाइम्स या 10 टाइम्स ज्यादा करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे? वो एक, जिस तरह दानिश मलिक साहब ने कहा, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी अपने चैलेंजेस भी हैं, उनके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। वहाँ की इकोनॉमी भी ठीक है, इतनी खराब नहीं जितनी अमेरिका में है। यहाँ पे भी क्राइसिस है। सो ये इट वाज मोर ऑफ, वो कहते हैं ना, एक बड़बोले की बढ़ के अलावा आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसका हासा उनको है हासिल के हेडलाइंस बनाना जानते हैं वो। चलें, बहुत शुक्रिया मलिक नदीम आबिद साहब, डॉक्टर दानिश हसन मलिक साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। इन दिनों में क्या पिक्चर सामने आती है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बयानात की हद तक ये बात हो रही है। तजिया कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सठियाए हुए लगते हैं, मतलब इस तरह की बातें, एक आजाद मुल्क को आप अपने मुल्क भी जाना है, आप इस तरह की बयान करेंगे, आपको एयरपोर्ट पे रोक लेंगे। पहले ही पाकिस्तानियों को जो है ना वो जामे तलाशी ली जाती है, तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं इस तरह के। कोई बात नहीं है अगर इस तरह की बात पे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन बहरहाल जी हम एक आपको लिए चलते हैं जी जरा टर्की। बहुत ही खूबसूरत मकाम है, टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे तो पूरा टर्की देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन कैपेडोशिया एक ऐसा मकाम है तुर्की में जहाँ पे जो हॉट एयर बैलून्स हैं उसकी वजह से एक सहर अंगेज मंजर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको आसमान पर कलरफुल से बैलून्स उड़ते हुए नजर आते हैं। पहाड़ी इलाके के शहर में आप खो से जाते हैं, दूर से देखने में तो शायद ये वीरान टेले नजर आते हैं, टीले से आपको देखने में नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे में शामिल तुर्की का शहर अंगेज सयाहती मकाम कैपेडोशिया है। और यहाँ पे चर्च, होटल हैं, म्यूजियम है, पत्थरों के घर हैं, यहाँ पर संगलाख चट्टानों में गिरे हुई एक दुनिया आबाद है। तो आप भी यहाँ का इतना खूबसूरत मकाम है, जरा खुद ही देख लीजिए। कैपेडोशिया तुर्की का एक मुनफरिद शहर है जो अपने तारीखी और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। ये इलाका अपनी खूबसूरत कुदरती मनाजिर, ज़ेर ज़मीन शहरों और कदीम चट्टानी गिरजाघरों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। कैपेडोशिया की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसका आगाज इंसानी आबादकारी से होता है, जो तकरीबन 4000 कब्ल मसीह तक जाती है। कदीम दौर में कैपेडोशिया एक अहम तिजारती रास्ता था जहाँ मुख्तलिफ सकाफतें आपस में मिलती थी। ये इलाका हेतियों, फरसों और रूमियों की सल्तनतों का हिस्सा रहा है। यहाँ के ज़ेर ज़मीन शहर जैसे कि डैरिंग केव और केमाकली को दिफाई मकासद के लिए बनाया गया था ताकि हमला आवरों से बचा जा सके। ये शहर जमीन के नीचे कई मंजिलों पर फैले हुए हैं और उनमें रिहाइश, इबादत और पानी की फराहमी के निज़ाम शामिल है। कैपेडोशिया की खास बात इसका मुनफरिद चट्टानी मंजर है जो वादियों में पाया जाता है। यहाँ की परी की टोपियाँ यानी फेरेंट्स कुदरती अमल के जरिए बने हुए चट्टानी सतून है जो देखने में बहुत अजीबो गरीब लगते हैं। ये मंजरनामा सयाहत के लिए एक बहुत बड़ा मरकज बन चुका है जहाँ लोग हवा के गुबारों की सवारी करते हैं और सूरज निकलने के वक्त का दिलकश मंजर देखते हैं। इस्लामी दौर में कैपेडोशिया ने भी अपनी अहमियत को बरकरार रखा। यहाँ के चट्टानी गिरजाघर और खानकाहें ईसाइयों के लिए अहम रूहानी मकामात बन गए। इसके अलावा कैपेडोशिया की सकाफत में तुर्की के रिवायती खानों, मौसीकी और दस्तकारी का भी बड़ा किरदार है। आज के दौर में कैपेडोशिया तुर्की के अहम सियाहती मकामात में शुमार होता है। यहाँ की तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती ने इसे एक मुनफरिद शनाख्त दी है। ये शहर न सिर्फ माजी की कहानी सुनाता है बल्कि आज के दौर के लोगों के लिए भी एक जाजिबे नजर मकाम है जहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं। कैपेडोशिया की तारीख और सकाफत का ये सफर हमें इंसानी तरक्की और तनू की कहानी सुनाता है। कैपेडोशिया की शहर अंगेज खूबसूरती जिसमें आप खो जाते हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ये मकाम है जो कि टर्की में मौजूद है।
और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि स्टेडियम की ताज़ीन व आराइश कहाँ तक पहुँची है, कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी, जो अपग्रेडेशन का काम था वो कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ट्रॉफी के लिए टीमों के ऐलान की डेडलाइन दे दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की जानिब से आइंदा माह में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तदाई स्क्वाड के ऐलान की आखिरी तारीख सामने आ गई है। तो जनाब 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। ताहम जो भारत है वो हर धर्मी मौजूद है अपनी जगह, क्योंकि तू और वो हाइब्रिड मॉडल आपके इल्म में है, जिसके तहत भारत अपने तमाम मैचेस UAE में खेलेगा। और ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड्स के नाम जमा कराने की आखिरी तारीख भी दे दी है और वो है 12 जनवरी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है कि कुछ मैचेस तो जुनेद रमज़ान के अंदर भी आएंगे और तब रमज़ान भी चल रहा होगा और मैचेस भी चल रहे फुल ऑफ हैपनिंग होगा इस बार रमज़ान का महीना। और एक और पॉजिटिव चीज़, अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली मौसम भी बेहतर हो चुका है ना, थोड़े से ठंडे होते जा रहे हैं रोजे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में गर्मी के रोजे थे। जी जी जुनेद, आप तो बहुत पुराने हैं। फिर उसके बाद सर्दियों के आए, फिर गर्मियों के आए। आप भी उतनी पुरानी है लेकिन ये जुनेद ने दूसरी बार हर सीजन 2 बार देख चुका अपनी लाइफ में गर्मी। जुनेद वैसे 2 बार ही देखे जाते हैं, ये देख लीजिएगा आप। अब अगर मैं शाम बनने वाला होता तो शायद तीसरी बार भी देख लेता। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि मैचेस होंगे तो आप रोज़ा रखिए और दरमियान में मैचेस भी देखिए। 12 बजे तक अपने अपने स्क्वाड्स की हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक 12 जो टीम है वो 12 जनवरी तक अपने स्क्वाड्स का ऐलान करेंगी। अब हम कदाफी स्टेडियम का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ तैयारियां चल रही हैं जी। स्टेडियम नुमाइंदे चौधरी अशरफ मौजूद हैं, तो क्यों ना उन्हीं से जानने के किस तरह की अपग्रेडेशन की तैयारियां जो मतलब अभी हो रही थी वो कहाँ तक पहुंची है। तो चौधरी अशरफ, आप ही बता दीजिए अपग्रेडेशन का काम कहाँ तक पहुंचा है। डेडलाइन दे दी गई है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, तो वो कब तक मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पर जो कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम है वो तेज़ी से जारी है। हमने पहले भी आपने नाज़रीन को बताया कि जो इसका ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब फिनिशिंग काम जो है उसकी तरफ तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस स्टेडियम को मुकम्मल करके यहाँ पर जो फिनिशिंग काम है उसको किया जाए। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस स्टेडियम का विज़िट किया और उन्होंने इसकी जो फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है वो 25 जनवरी दी है कि 25 जनवरी तक फिनिशिंग का भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है 22 फरवरी को यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो पहले से अनाउंस हो चुका है और जो जदीद काम किया जा रहा है। अब क्योंकि हमने अपने नाज़रीन को बताया कि ये मेरे जो पीछे मेन बिल्डिंग वाक़ है और इसके साथ साथ ये इमरान खान एनक्लोजर है जिसमें पेंट वर्क का काम शुरू कर दिया। ये पेंट करने का मकसद भी यही है कि यहाँ पर जितनी वो डस्ट वगैरह है उसको साफ़ कर दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर जो जदीद चेयर्स हैं और जो बाहर के ममालिक से मंगवाई गई हैं उनकी तनसीब का काम शुरू कर दिया जाएगा। 15 जनवरी सीटों की तनसीब का काम यहाँ पर शुरू करने की डेडलाइन रखी गई है कि 15 जनवरी को वो शुरू की जाएगा। इसके साथ साथ जो मेन बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पर जो फिनिशिंग का अंदर काम, ड्रेसिंग रूम्स का काम, वहाँ पर अंदर जो दूसरे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं उनका काम भी ऑलमोस्ट मुकम्मल किया जा रहा है और वहाँ पर टाइल वर्क मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ पर लाइट्स का काम मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पर जो AC होगा उनका भी काम मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो बिजली के जो काम है वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी यहाँ पर करनी, चैंपियंस ट्रॉफी के 3 लीग मैचों के अलावा एक सेमीफाइनल मैच की मेज़बानी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। और 25 जनवरी जनाब डेट दी जा चुकी है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से और मैं बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ कि अपग्रेडेशन के बाद क्या शक्ल निकलती है। तो इसका मतलब आप स्टेडियम में जाके मैच उम्मीद करते हैं कि एक खूबसूरत स्टेडियम होगा और तमाम जो कमियां थी वो पूरी हो पाएंगी। वैसे जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है और जितना टाइम दिया गया है तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छे लेवल का स्टेडियम सामने आएगा। वैसे इसको फ्यूचर में एक आइडिया मेरे जहन में तो शुरू से यह है कि जो रूट लगता है हमेशा टीम्स को 5 स्टार होटल से स्टेडियम लाने के लिए, एक 5 स्टार होटल कदाफ़ी स्टेडियम की हुदूद के अंदर होना चाहिए बना दिया ताकि उनको मूवमेंट में ज्यादा परेशानी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमारे शहरी उस वक्त बहुत परेशान होते हैं जब रूट लगा दिया जाता है, ट्रैफिक जैम पैक हो जाती है। चैलेंज भी होता है, चैलेंज भी बिल्कुल होता है। सिक्योरिटी भी जाहिर है हमने अपने प्लेयर्स को देनी होती है जो बैरून ममालिक से हमारे पास आते हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, मोहसिन नकवी साहब का एक और बड़ा ऐसा इकदाम है जी। साइम अयूब, उन्होंने असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के साथ केप टाउन से उन्हें लंदन रवाना किया है और मोहसिन नकवी की हिदायत पर
इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं वो कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द जाएं। सेहतियाब हों और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दस्तयाब हों। बहुत ही यंग टैलेंट है और अहम बल्लेबाज हैं, पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं और हम तवक्को करते हैं कि इनके साथ जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की वो और भी बेहतर हो जाएगी। और तो जल्दी से मोहसिन नकवी साहब ने भी उन्हें कीमती असासा कहा है इसमें कोई पाकिस्तानी शक टीम नहीं, के लिए। इसमें कोई शक नहीं। इतनी सी एज में अगर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आगे चल के निखर के वो कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत से अहम इशूज़ हैं जिस पे आज इनके के ऊपर प्रोग्राम बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको सुबह खैर कहेंगे और बात कर लेते हैं किंग खान की, जिन्हें खबरों में रहना आता है मुख्तलिफ मौक़ों पर। वो अपनी एंट्री धांसू किस्म की डालते हैं। इस बार भी ज़बरदस्त एंट्री हुई है। मोनालिसा को उन्होंने उसकी पेंटिंग चोरी की है और वो मामला चोरी क्या की है? जो अनोखी वीडियो है वो सामने आई है। ये पुरस्कार वीडियो वायरल हुई है भारतीय सुपरस्टार की। और फिर जी आपको बताएं कि उन्होंने ये एक्स के ऊपर जब ये बताया जा रहा है कि रिलीज होने जा रही प्रोमो वीडियो है जो कि रिलीज़ हो रही है, और फिर कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं, मद्दार जो है वो दुगना हैरान हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये चोरी की वीडियो है या ये मूवी है, ये क्या है। थोड़ा सा परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। कुछ हिंट्स भी आए हैं, वो कहते हैं कि जी या तो अपने बेटे आर्यन खान का जो हाई एंड स्ट्रीट वेयर ब्रांड है डियोल, उसकी नई कलेक्शन के लिए एक पुरस्कार पैगाम है, या फिर उनकी आने वाली मूवी का भी ये एक प्रोमो हो सकता है। तो ज़रा देखिए झलकियाँ आप भी। तो ये था जी वो प्रोमो। अब आपको इंतज़ार होगा, हमें भी इंतज़ार है, देखते हैं कि बुनियादी तौर पे ये किस ब्रांड चीज़ की प्रमोशन मशहूरी है या फिर ये उनकी फिल्म की मशहूरी थी। क्या कर रहे हैं आखिर किंग खान। और किंग खान हमेशा अपने अंदाज की वजह से पहचाने जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वही कुछ किया है। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम सर्द हो रहा है, खुश्क भी हो रहा है, और कराची के जो शहरी हैं वहाँ पर तो मौसम खुश्क और सर्द हो गया है और शिद्दत इख्तियार कर गया मौसम, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कराची में कल का जो दिन था वो शदीद सर्द तरीन था, 6 डिग्री पर बताया जा रहा है डिग्री। और ये मेरे ख्याल में अगर लाहौर में हो तब भी अच्छी खासी ठंड होती है, कराची में समुद्री हवाओं के साथ अगर 6 टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, ये जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये मुतवक्के था इतनी ठंड का मौसम कराची में, या फिर कोई नया सिस्टम दाखिल हुआ है और कब तक जारी रह सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल मुतवक्के था, बल्कि हम तो 2 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको। ये 2 दिन लेट आई सर्दी की लहर जो आई। असल में यही होता है कि जब वेस्टर्ली वेव मुल्क के बलाई हिस्सों में, आपको पता है पिछले 3-4 दिन से अच्छी बारिश उधर केपी में और कश्मीर में, जीबी में, पंजाब के भी चंद एक इलाकों में हुई, इस्लामाबाद से ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ बारिश और बर्फबारी भी हुई। तो ये वेव जब निकल जाती है मुल्क भर पे से उधर ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा शिद्दत की आती है। तो वही हुआ कि कराची में भी टेम्परेचर 6.2 तक गिरा एक जगह पर, और फिर मतलब 6 से 8 वैसे अगर ओवरऑल बात करें कराची की हर सर्दी में तो किस हद तक टेम्परेचर गिरता है और कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि साल का सर्द तरीन दिन जो है वो कल का गुजरा है, रात भी कल सर्द तरीन थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए वैसे टेम्परेचर किस हद तक जाता है सर्दियों में? लेकिन खदशा तो ये भी है कि मजीद भी गिरेगा, आप क्या कहते हैं इस पर? जी ये लहर जो चल रही है ना, ये है कल 8 था, कहीं पर 6 था, तो आज भी इसी तरह 6.5 है और 8.1 रिपोर्ट हुए, मतलब 6 to 8 है। आज भी वही रेंज, उसी रेंज में रहा और आने वाले 1-2 दिनों तक इसी रेंज में रहेगा। और फिर 2-3 दिन उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होगा कि एक और हल्की सी वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से। तो जाहिर है जब वेस्टर्ली वेव आती है, मगरब से हवाओं का एक सिलसिला आता है, तो कोल्ड एयर थोड़ी सी उसको एक तरह से ब्लॉक हो जाती है कह लें, या पीछे हट जाती है, रिसीड हो जाती है। तो मतलब 8 से 10 या के बजाय 10 से 12 की रेंज में आ जाएगा टेम्परेचर। अच्छा सरदार साहब, लाहौर में हमने देखा कि मौसम काफ़ी खुला कहें या खिला था, काफ़ी धूप निकली, सूरज की किरणों का राज रहा। यहाँ पे मौसम क्या इसी तरह रहेगा या फिर आने वाले दिनों में बारिशें हो सकती हैं? और पाकिस्तान में कहाँ आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं बारिशें? देखिए अभी तो अगले चंद दिन तक तो कोई कहीं भी कोई बारिश नहीं है, सर्द और खुश्क मौसम ही है बेशतर जगहों पर। 11 तारीख को कुछ हल्की सी बारिश आपके लाहौर में, और फिर नीचे जो हमारा लाहौर से नीचे का भी जो एरिया है, साउथ पंजाब, बिल्कुल सूस बावल, लंगर बावलपुर, एमियार खान वगैरह, और इसमें कुछ हल्की सी सर्कुलेशन है, तो कहीं लाइट रेन की ड्रिजल हो सकती है 11 तारीख को या 12 को भी कुछ उसमें लाहौर और फैसलाबाद और फिर नीचे साहिवाल वगैरह। अदरवाइज वो भी कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है।
अच्छा सरदार साहब, एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो धूप और सर्दी की आंख मचोली है वो जारी है, कभी धुंध हो जाती है, कभी एकदम से धूप निकल आती है, सूरज आंखें दिखाने लगता है। तो जब धूप निकलती है ऐसा फील होता है कि जैसे सर्दी की शिद्दत खासी कम हो गई है और अब बस गर्मी आने ही वाली है। तो क्या ये फरवरी का पूरा महीना सर्दी रहेगी बरकरार, या फिर मौसम बदल भी सकता है और एकदम से गर्मी भी हो सकती है? नहीं, फरवरी में तो देखिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ एक तरह से रेंज होती है ना टेम्परेचर की। साउथ में तो फरवरी में मौसम एक तरह से सर्दी ख़त्म हो जाती है, यानी पूरे सिंध में बहुत कम हो जाती है, बहुत पड़े तो फरवरी के पहले हफ्ते तक ही। लेकिन आपके नॉर्थ में तो फरवरी के एंड तक, मार्च के शुरू तक भी सर्दी रहती है, और लाहौर और गिरदनवा यानी पंजाब के मैदानी इलाकों में भी फरवरी तो ठंडा ही गुजरता है, खासकर रात और सुबह की सर्दी तो रहती है। तो फरवरी भी अच्छा गुजरेगा। देखिए मार्च में फिर जाके मौसम खुलता है। तो रमज़ान भी आने वाला है और हम तवक्को कर रहे हैं कि रमज़ान में मौसम बेहतर रहेगा, लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज से गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या रमज़ान इस बार देखें तो मौसम नॉर्मल रहेगा रमज़ान में, या गर्मी ज़्यादा हो जाएगी? देखिए चूंकि रमज़ान अब पहले शुरू हो गया ना, तो ज़ाहिर है मार्च पूरा ही मेरे ख्याल में तकरीबन वो हो जाएगा, यानी हो सकता है 28 फरवरी से या पहली मार्च से इस तरह से शुरू होने का जैसे इम्कान होगा, तो ठीक गुजरेगा। फिलहाल के मुताबिक तो कोई ऐसी ज़्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, मार्च का आखिरी हफ्ता जो है वो मैदानी इलाकों में निस्बतन गर्म हो जाता है, तो समझ लें कि रमज़ान के आखिरी दिन जो हैं वो थोड़े से गर्म हो सकते हैं, पहले मौसम बेहतर रहेगा। बर्फबारी की नवीद कहाँ पे, खासतौर पे मरी, नथिया गली, आने वाले दिनों में बर्फबारी दिखाई दे रही है वहाँ पे सरदार साहब? जी, तीसरा हफ्ता जो है ना, जो इसका तीसरा अशरा कह लें जनवरी का, यानी 22 जनवरी को अब अगली वेव एक आने का इम्कान है। देखिए बलूचिस्तान से होती हुई केपी, और फिर जब पंजाब के नॉर्थ इलाका, शुमाली इलाका जैसे उसमें, और फिर मरी वगैरह की साइड पे भी, तो 22 और 23 को देखें वो वेव जब विंटर होगी उसमें इम्कान होगा फिर बर्फबारी का भी। अच्छा सरदार साहब, हम देखते हैं कोयटा का मौसम जो है वो हमेशा बड़ा ही सर्द रहता है, नुक्ता इंजमात तक पहुंच जाता है। इस बार कोयटा की सर्दी का अगर लेवल चेक किया जाए तो क्या है, क्योंकि ओवरऑल सर्दी कम होती जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, तो कोयटा का टेम्परेचर इस वक्त क्या आप देख रहे हैं? जी, कोयटा में -6, -5, -6 इस रेंज में चल रहा है, और सबसे ज़्यादा आज के मैं अगर टेम्परेचर आपको बताऊं तो सवात में कालाम जो जगह है वहाँ पर -9 है, और इसी तरह से दूसरी जो गिलगित बल्तिस्तान हो गया के दूसरे रीजन हो गए उसमें गुपेस आता है और स्कर्दू आता है, तो वहाँ पर -7, -8, और इसी तरह से कोयटा में -6, और कोयटा से ज़्यादा ठंडी जगह बलूचिस्तान में कल्लात साबित होती है, कोयटा से भी कम टेम्परेचर होता है। तो सरदार साहब, ये धुंध कब तक जारी रहनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरी काफी मुतासिर हो रहे हैं, मोटरवे पर सफर करने वाले लोग तो खास तौर पर, और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो रहा है, तो क्या कब तक ये धुंध का राज रहेगा? ये जनवरी में तो रहती है धुंध जी, उसमें जाहिर है कि एक बारिश का स्पेल होके गुजरता है, तो फिर थोड़े दिनों के लिए ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अदरवाइज भी पंजाब में जहाँ जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होती है, तो जाहिर है उसके बायस मॉइस्चर जब रात में अवेलेबल अच्छा खासा हो जाता है, तो टेम्परेचर ड्रॉप होने से वो कंडेंस होकर धुंध की शक्ल इख्तियार करता है। तो जनवरी के दिनों में तो रहेगी इसी तरह से, रात गए तक, सुबह 10 बजे तक कह सकते हैं, कहीं 9 बजे तक, कहीं 10 बजे तक। ये जो दुरानिया होता है ये तो धुंध का ही रहता है, तो ये तो प्रिवेल करेगा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। और जिस तरह से हमें कि लाहौर कराची में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी किसी हद तक देखी गई है, लेकिन कराची में मौसम ठंडा हुआ है। सर्दी की शिद्दत में तो मुझे लगता है कमी नहीं आई है, लेकिन जब धूप निकलती है ना तो सर्दी हमें महसूस कम होती है, अच्छी बात है मेरे ख्याल में, और धूप के फवायद भी हैं। गर्मियों में तो हम धूप ले नहीं सकते, कम से कम सर्दियों में आप धूप लीजिए, विटामिन डी आप जो है वो लाजमी लीजिए। आप ऑरेंजेस खाइए बैठ के धूप में, तो आपको विटामिन सी भी मिल रहा होगा और विटामिन डी भी मिल रहा होगा, एक साथ दो फायदे हासिल कीजिए। इस मौसम की लज्जत से लुत्फानंदोज हुई है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है जो आपके लिए लेकर आए हैं, मनशियात के आदी किस तरह से हो जाते हैं। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी नौजवान हैं जो मनशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं, और वो किन वजूहात की बिना पर इस नशे की लत में मुब्तला हुए हैं। सरकारी गैर सरकारी हुकाम के मुताबिक जो इस वक्त तादाद शुमार हैं, 25 मुख्तलिफ इकसाम हैं जो गैर कानूनी और सेहत के लिए ख़तरनाक नशे जो हैं वो 80 से ज़ायद नशा। और इशाल, एक सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं अब उसके अंदर एक बड़ी तादाद तलबा और तालिबात की है, और वहाँ पे इजी एक्सेस भी है, उनको प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है।
30 लाख जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, वो इस लत में किस तरह से पहुंच गए। डॉक्टर अबुल हसन माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको। ये बड़ा ही संजीदा मामला है और बड़ा ही सेंसिटिव इस वजह से भी है कि हर बंदा या हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है तालीमी इदारे में अच्छी तालीम और तरबियत के लिए जा रहा है, लेकिन एक तो बड़ी तादाद वहाँ पे इसका शिकार हो रही है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो जो कम्युनिटी है, जो हमारा माशरा है, वो इस लत में पड़ता जा रहा है। कौन कौन से महरुकात हैं जो कि बच्चे को या किसी नौजवान को नशे का आदी कर देते हैं? पहले तो ये बताइएगा, फिर इसके हल की तरफ आते हैं। देखिए, आजकल का जो दौर है इसमें फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के हवाले से है वो पिछले दौर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब पेरेंट्स जो है किसी सूरत में भी अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेजते हुए इग्नोर नहीं करें कि वहाँ के मामलात क्या हैं, बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ें। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से और ये जो जितने भी ऐप्स बच्चे यूज़ करते हैं, इनकी वजह से पहले अगर एक्सपोजर नहीं था तो अब वो एक्सपोजर जो है 100 टाइम बढ़ गया है। अच्छा, उसमें यह है कि हमने ये देखना है कि बच्चों के अंदर क्योंकि टेंडेंसीज मौजूद होती हैं कुछ ना कुछ ट्राई करने की, तो उसमें अगर बच्चों को फैमिली की तरफ से गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में ये चीज़ एजुकेट नहीं की जाती, हमारी सोसाइटी एजुकेट नहीं करती, तो ये सारी जिम्मेदारी फैमिली की ही बनती है। हर फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काउंसलिंग ले, जाने समझे कि अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत करते हुए क्या करना चाहिए। तरबियत में सबसे पहले बच्चों को सिगरेट, वेप, वेलो, ये जो आजकल बड़ी फैंसी ड्रग्स आ गई है ना, इन फैशन ट्रेंड बना के दिखाया। डॉक्टर साहब, मैं आऊंगी, ये बच्चे जो होते हैं बड़ा कूल दिखने के लिए, स्मार्ट मॉडर्न दिखने के लिए कि जी हम भी कुछ हैं, छोटे छोटे यंग बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस शौक में इसमें आ जाते हैं कि हम कूल नज़र आ रहे हैं, हम स्मार्ट नज़र आ रहे हैं। ये रुझान जो है वो ज़्यादा है, बुरी कंपनी जो है वो मुतासिर कर रही है बच्चों को। आपने सही कहा कि बच्चों के ऊपर नज़र तो रखनी चाहिए, औकात की नज़र होनी चाहिए, लेकिन बाहर बच्चे जब निकलते हैं आप बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं रख सकते। देखिए मिस इशाल, अब बाहर बुरी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी ये सब कुछ कर रही है। हम जिसको बुरी कंसिडर कर रहे हैं ना, तो मुझे बताए ना बुरी का क्राइटेरिया क्या है। बुरी का क्राइटेरिया अगर ये है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छी फैमिली से नहीं है, अच्छा उठना बैठना नहीं है, तो वो तो बुरी हुई है। लेकिन अगर आप एक बड़े अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेड्स लेकर आए हैं, आप अच्छी फैमिली से हैं, आप गाड़ियों में आ रहे हैं, आपके अच्छे कपड़े हैं, तो आप अच्छे दिख रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिकेट करेंगी, वो क्या सिम्टम्स हैं या क्या आदतें हैं जिसको देख के आप के कान खड़े होने चाहिए कि बच्चा किसी गलत सोबत में आ गया या नशे का आदी हो गया? देखिए, आपका बच्चा अगर नेचर के अगेंस्ट चलना शुरू हो गया, सबसे पहले उसके देखें ग्रेड्स। सेकंड, वो आप लोगों के पास बैठना कम हो गया, आप लोगों के साथ शेयर करना कम हो गया, वो इवन माँ के साथ, बहन भाइयों के साथ भी मिक्स नहीं हो रहा और अपना अलग हो गया है, कमरे में अलग हो तन्हाई का शिकार अपनी। हाँ, और उसमें यह है कि स्कूल से कंप्लेंट्स आने लगी हैं, कॉलेजेस में अमूमन इतना नहीं होता, लेकिन स्कूल से कंप्लेंट्स। तो आप बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें, ख़ास तौर पे अगर आपका बेटा या बेटी 13 साल का है, 13 से अबव, क्योंकि प्यूबर्टी पीरियड है, इसमें चेंजेस आती हैं और आप कुछ ना कुछ ट्राई करने लगते हैं। वो जो कूल फैक्टर है इसी के अंदर ट्रिगर होता है, तो उसमें होता है कि बच्ची कूल होने के लिए किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये कर लेगा। अब एक और चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब, घर में बच्चे वॉशरूम में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, अपने रूम को लॉक रखते हैं, ये भी इशारे हैं कि आपका बच्चा किसी अदर एक्टिविटी में। देखिए, आपका घर ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपके 2, 4, 6 बच्चे हैं तो उनके ऊपर नज़र रखना, देखिए किसी और ने नहीं रखना, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। तो आप ये देखिए कि आपके घर के अंदर आपका बेटा या बेटी वो बाकी लोगों से कट गया, खाने पे नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा, ज़्यादा टाइम मोबाइल पे है, रात को जाग रहा है, दिन को सो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, एक्टिविटीज़, उसकी लैंग्वेज बदल गई है, वो गुस्सा कर रहा है, वो रिएक्टिव हो रहा है, वो आपकी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा, अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने दे रहा, आप उसके रूम में जाके चीज़ों को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी निकल ना आए, तो वो बड़ी आप अलर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे गलती फैमिली पता क्या करती है कि हमें डर होता है कि अगर बाप को पता चलेगा ना तो माँ क्या करती है, माँ छुपाने लगती है, कवर अप कर जाती है, कवर करती है। अच्छा, माँ को पता चल गया, उसने वेप देख लिया, उसने कहा कि ये क्या है, तो फौरन कहेगा ये मेरे दोस्त का है, मेरे बैग में रह गया था। माँ पता क्या कहेगी कि अच्छा आइंदा नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखें ना, और उसने बाप के साथ ये डिस्कस नहीं किया। अब अगर खुदा न खास्ता
बाप को ये बात नहीं पता चलती तो ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाए। अच्छा, ये एज भी डॉक्टर साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं 13-14 साल, ये बड़ी खतरनाक एज है। अब इसके अंदर कितनी सख्ती, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? अगर आपको पता लग गया है कि वेप है, सिगरेट है, आगाज़ उसी से होता है और आगे चल के फिर वो नशे के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें इस डिनाइल और इस मिस से बाहर आना है। लोग कहते हैं ना कि सारी दुनिया सिगरेट पीती है, वेप अब कॉमन हो गया, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो पेरेंट्स जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अच्छा है ना, हमने जर्नलाइज कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फ़ौरन किसी भी डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से ख़ास तौर पे आपको हेल्प लेनी है और आपको जानना है कि आपका 13-14 साल का बच्चा अगर वेप में, सिगरेट में या ऐसी किसी एक्टिविटी में फंस गया तो उसको कैसे बचाना है। बात करें, बात नहीं छोड़नी। हमारे यहाँ ये होता है कि हम आइसोलेट कर देते हैं। क्यों? देखिए, मैं अगर आपसे बात करता हूँ, आप गुस्सा करेंगे ना, मैं कहूँगा यार ये मेरे साथ लड़ता है तो मैं साइड पर हो जाऊँगा, और वो चाहता ही ये है। जब वो चाहता ही ये है तो मैं साइड पर हो जाऊँगा, वो आइसोलेट कर लेगा, हमें चीज़ों का पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास, क्योंकि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, और जब हम किसी भी पेशेंट को लेकर जाते हैं, कितनी स्टेजेस हैं इसकी, कितनी जल्दी रिकवरी है इसके अंदर, और क्या वापस भी उस लत में लग सकता है बच्चा या बड़े? और स्टेजेस के बारे में भी पहले बताएं। देखिए, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है एडॉप्टिव स्टेज। कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई भी बंदा, मैं और आप भी, हम जब ड्रग करेंगे तो एडॉप्टिव स्टेज में जो भी ड्रग है वो आपको नुकसान नहीं दे रही, फ़ायदा दे रही है। क्यों? जब आप नशा करते हो उसका मज़ा आता है। अच्छा, आप पार्टी के लिए कर रहे हैं, आप नाचने के लिए कर रहे हैं, आप कूल होने के लिए कर रहे हैं, तो वो इफ़ेक्ट आपको देंगे, आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है। ये पहली स्टेज गुजर गई। ये मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ टाइम पीरियड के साथ होती है। दूसरी है डिपेंडेंट स्टेज। अब नशा आपको 50% पे फ़ायदा दे रहा है, लेकिन 50% अब आपको नुकसान भी दे रहा है। तो उस स्टेज पर अमूमन पेरेंट्स काउंसलिंग कैसे करते हैं डॉक्टर साहब आप उनकी पे? एक मिनट, ये स्टेजेस मैं बता दूं। थर्ड स्टेज है जो वर्स्ट स्टेज है, जिसमें आकर चीज़ें ख़राब होती हैं। अब नशा आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। इस वक्त फैमिली हमारे पास आती है थर्ड स्टेज पे। फर्स्ट सेकंड स्टेज पे लोग नहीं आते, हालांकि इससे पहले आना चाहिए। आज आना चाहिए लोगों को ये जानने के लिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करें। क्यों? अब प्लीज़ वो रवायती अंदाज से ना करें, क्योंकि आजकल जो है इस दौर के अंदर हर चीज़ इतनी फास्ट है। बच्चे कहेंगे आप ओल्ड डेटेड हैं, आपको तो पता कुछ नहीं है। जिस बाकी हमें बात ही कर रही थी कि पेरेंटिंग कितनी मुश्किल हो चुकी है, क्या किया जाए। पेरेंट्स बनने से पहले काउंसलिंग लेनी होगी कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह से पालना है। और जब आप ये करेंगे तो तीसरी स्टेज पे हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम फिर उनको बताते हैं रिहैबिलिटेशन ही हल है अगर आप ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुकी हैं। तो मेंटल काउंसलिंग है या फिजिकल कोई मेडिसिन भी है? उसमें क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, क्रॉनिक डिजीज़ है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है। इन चारों एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें सबसे पहले मेडिकेशन प्लस काउंसलिंग, फिर फैमिली काउंसलिंग, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फैमिली का है। फैमिली जब तक इन्वॉल्व नहीं होती उस वक्त तक पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। और ये मरीज अपनी फैमिली को अपने से दूर कर देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एक इतना बड़ा गैप आ जाता है। रिकवरी में भी पेशेंट ये वेरी करता है, कितने अरसे में रिकवरी हो जाती है? स्टेज पे डिपेंड करता है। अमूमन पेशेंट को रिहैबिलिटेशन के अंदर 120 डेज मिनिमम ज़रूरत है, और उसमें पेशेंट रिहैबिलिटेट हो जाता है और वो फिजिकली साइकोलॉजिकली हेल्दी हो जाता है। और देखिए, अगर फैमिली इस ट्रीटमेंट प्रोग्राम को समझ जाती है तो 100% मैनेजेबल है और रिकवरी है और आगे ठीक हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि अब ब्रेक पे जब हम थे तो आप बात कर रहे थे कि जो बड़े लाइक फाइक बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी इसका शिकार हो जाते हैं। देखिए, आपने सवाल किया था कि कौन बच्चे हों। अमूमन मैं कहता हूँ कि जो हमारे घरों के अंदर जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, आप और नॉर्मल ग्रेड्स ले रहे हैं, उनके बारे में आप परेशान ना हो। जो बच्चा आपका ज़हीन है, अच्छे ग्रेड ले रहा है, थ्रू आउट फर्स्ट आ रहा है, एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, परफॉर्मेंस में सबसे आगे है, आप डर जाएं कि इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। अच्छा, पेरेंट्स ना उसी से ज़्यादा इजी होते हैं कि बच्चा तो पढ़ाई में इतना अच्छा है, इसके तो ग्रेड्स इतने अच्छे हैं। बिल्कुल, ये कुछ गलत कर नहीं सकता। एक चीज़ और है कि ये आप मुकम्मल करने के बाद ये भी ज़रूर बताइएगा कि मुख्तलिफ तरह के अब नशे हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा? क्योंकि हमने जो अपने उमूमी तौर पे न्यूज़ के अंदर देखा है, जो आइस का नशा है, उसके असरात, उसकी आदत वो बहुत ही तबाहकुन है। वो कितना मुश्किल होता है उसको रिवाइव करवाना। मैं आपको बताऊं, अगर कोई सिगरेट, वीड यानी मरवाना, चरस जिसको कहते हैं, वो तो लीगल भी है बहुत सी स्टेट्स, और अल्कोहल, अगर इसको हो तो वो जो मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई हैं उसके मुताबिक काम होगा। लेकिन अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम भी
आइस का या कोकेन का इस्तेमाल करेगा तो वो उसको 1 से 2 इस्तेमाल में ड्रग एडिक्ट कर देगा, क्योंकि वो ब्रेन के ऊपर जाके स्टिमुलेंट है, वो हिट करती है और आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री बॉडी बदल जाती है, उसकी ज़रूरत महसूस करती है और आप उसके बगैर आप उसके बाद, क्योंकि इतनी कंपल्जन हो जाती है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर लेती है। और ये कितनी डैमेजिंग है, बहुत डैमेजिंग है आपका ब्रेन, टोटल ब्रेन, आप साइकोसिस में चले जाते हैं। आइस करने वाले और कोकेन करने वाले सारी सारी रात जागते हैं। वो तो अपने प्यारों को, अपने करीबी रिश्तों को नहीं छोड़ते, आप ये देखें अखबारों में जितने लोग खेलते पबजी खेलते मतलब हमने देखा है कि वो उसी तरह वो समझते हैं शायद लाइफ भी उनकी गेम चल रही है, तो अपने करीबी रिश्तेदारों को देखिए ड्रग एडिक्शन है या नॉन केमिकल एडिक्शन है, जैसे ये आप इंटरनेट एडिक्शन की डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें एक जैसा इम्पैक्ट है। अब वो बच्चे भी, आप किसी छोटे बच्चे को जो आपके घर में 2-3 साल का है, उसको वो आजकल तो हम सारे माँ बाप उसको मोबाइल और लैपटॉप वो पैड दे के बैठे होते हैं ना, आप उसे लेकर देखें, उसका रिएक्शन देखें, आइस वाले पेशेंट का रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, आपके पास रिहैबिलिटेशन में जब पेशेंट आते हैं तो कितना कॉस्टली पड़ता है उनको? आपने कहा 26-27 डेज तक मैक्सिमम उसको रखना पड़ता है वहाँ पर, तो कितना कॉस्टली है और क्या इसके भी आपने वो पैकेजेस रखे हुए हैं? जी हमारा ब्रिज रिहैब एंड साइकेट्रिक सर्विसेज में हमारे पास एक तो हम बहुत कम एक ग्रुप सिर्फ पेशेंट्स का तकरीबन 10 से 12 पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, और उसमें यह है कि हमारे पास वार्ड भी है, सिंगल रूम भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट पेशेंट ओरिएंटेड के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड है, हम फैमिली काउंसलिंग और फैमिली एजुकेशन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और रिकवरी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। देखिए ना, आपने स्पिरिचुअल भी कहा है कि आप उनको स्पिरिचुअली भी आप उनको ट्रीट करते हैं। देखिए स्पिरिचुअल जब आप तो कहीं से कुछ नहीं मदद मिलती ना, फिर अल्लाह आपकी मदद करता है, हायर बेशक अल्लाह तो हर हाल और आप जब मदद मांगते और वो परमानेंट भी होगा ना, उसके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमें कोई मुसीबत आए तो हम फौरन या अल्लाह खैर ये बात करते हैं। ड्रग एडिक्शन में ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है, आपकी हायर पावर आपकी ड्रग हो जाती है, आपको नशा ही करना है। लेकिन जब वो इलाज में आते हैं तो हम उनको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं। कुछ लोग तो इतने हाई होकर इस्लाम से भी अल्लाह माफ़ करे वो दूर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या, ये हकीकत नहीं रखता। एक चीज़ ये भी बताइएगा कि 2 ही हालतों में जो हमने उम्मी तौर पे देखा है, इंसान नशे की लत में पड़ता है, या तो वो खुशी में सेलिब्रेट कर रहा है, पार्टी कर रहा है, या फिर वो किसी दुख में है, कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई दुख लग गया है, एग्जाम में फेल हो गया है। तो आपके पास जो केसेस आते हैं कौन से ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक? देखिए ये जो है, ये जो सारी चीज़ें, आगाज़ तो इसी से होता है ना, ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं। टास्क है, आप नशा करते हैं मज़े के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो एक्सक्यूज़ेस बनते चले जाते हैं। ब्रेकअप हो गया, शादी हो गई, शादी टूट गई, बच्चे हो गए, बच्चे नहीं रहे, 100 तरह के एक्सक्यूज़ेस हैं, बाकी सब एक्सक्यूज़ेस हैं। हमने जब टास्क ओरिएंटेड होकर चलना है तो फिर हमने देखना है कि यार कोई बंदा ड्रग ले रहा है तो उसकी ड्रग को छुड़वाना है, तो हमने इश्यूज़ में नहीं घुसना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बड़े आम तौर पे बच्चों को भी मिल भी जाता है और अवेलेबल है, इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे वहीं से इस लत में लग रहे हैं। क्या गवर्नमेंट लेवल पर क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है, कवानीन बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि लीगली तो ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन इलीगली स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच रही हैं, बच्चों को तक पहुँच रही हैं, तो बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, क्या कवानीन बनाने की ज़रूरत है? देखिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। कोई भी ड्रग करने वाला, आप दुबई चले जाएं और अगर आप अल्कोहल लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो आपको छुपना पड़ता है, आप सड़क के ऊपर नहीं आते। लेकिन यहाँ पर तो आप गाड़ी से 4 बंदे भी मार के चले जाएं तो आप सेफ हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर किसी की ड्रग एडिक्शन के हवाले से पता चले तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पुलिस सपोर्ट करे, रियासत सपोर्ट करे, फैमिली सपोर्ट करे, तो इससे बचाया जा सकता है। देखिए आप ड्रग ट्रैफिकिंग या उस स्मगलिंग को रोकना एक बहुत मुश्किल जॉब है, चैलेंजिंग तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा, आने वाली नस्लों को बचाना है। देखिए जब आपने अपनी नस्ल को बचाना है तो फिर ये करना पड़ेगा गवर्नमेंट को सबसे, क्योंकि आपके जुनैद के हम सबके बच्चे छोटे छोटे हैं जिन्होंने कल को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जैसे फेजेस से गुजरना है, तो एक डर तो लगता है माँ बाप की हैसियत। और आप ये देखें ना कि पाकिस्तान एक ऐसी राहदारी है जहाँ के ज़रिए पूरी दुनिया की ड्रग्स जो है स्मगल हो रही होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, देखिए आज से मेरे ख्याल में 20 साल पहले आइस का नाम मैंने नहीं सुना था और कहीं दुनिया में होती थी,
यहाँ पे नहीं सुना था, लेकिन अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि इतनी आसानी से सिगरेट नहीं मिलता जितनी आसानी से आपको आइस मिल जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये मामला ये है जनाब कि सबको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, चाहे वो इदारे हैं, पेरेंट्स हैं, असातिज़ा हैं, या फिर वो गवर्नमेंट है जो कि हाँ गवर्नमेंट है वो, या फिर वो शख्स भी जो कि इस लत में मुब्तला हो चुका है अपने चंद लम्हों के एंजॉयमेंट के लिए या उस जो भी परेशानी है उसको भुलाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी का रोग ना इसे बनाइए, बल्कि इससे जान छुड़ाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। अपनी आने वाली जनरेशन जो है, और ख़ास तौर पे अभी आपकी जो आने वाली जनरेशन है, अगर आप नशे के आदी हैं तो वो उससे मुतासिर होगी, वो डिसेबल भी हो सकती है, दुरुस्त मुतासिर भी हो सकती है और जेनेटिकली आपसे उसको ट्रांसफ़र भी हो सकती है, तो इसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। और जुनैद, वैसे तो ये लड़कियों का हथियार माना जाता है, खवातीन का हथियार माना जाता है, जहाँ कुछ तो आपने माना कि खवातीन का हथियार है। देखिए, औरत को नाजुक कहा गया है, धोने की, तो जब वो रोती है तो वो बहुत सारी बातें मनवा भी लेती है कुछ सही भी कुछ गलत भी मनवा जाती है अपने घर वालों से। देखिए, अगर बच्ची है तो अपने माँ बाप से रो कर बात मनवा लेती है, और फादर के सामने अगर रोती है तो और बीवी अपने शौहर से मनवा लेती है। तो लेकिन जनाब, ये सच है कि रोना जो है ना, अच्छा उसका फायदा भी हो सकता है जी। मजे की बात ये है, वो फायदा कैसे हो सकता है? आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, दोनों को फायदा पहुंचाता है रोना, इसलिए खवातीन तंदुरुस्त रहती हैं। चलें, मैं ब्रेक में जानता हूँ, नाज़रीन जरा इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं नज़र तेज़ और डिप्रेशन से छुटकारा हो तो फिर आज से रोना शुरू कीजिए। ये बात साइंस भी साबित कर चुकी है कि रोने से जहां एक तरफ आप बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत से निकलकर ज़हनी और जज्बाती तौर पर बेहतर महसूस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके बेतहाशा जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। बात बात पर रोने वाले अफराद, ख़ुसूसन ख़वातीन की इस आदत को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन साइंस ने इस आदत को सेहत के लिए अच्छा साबित कर दिया है। आपने अक्सर ये बात महसूस की होगी कि जब भी आप रोते हैं और आंसू बहाते हैं तो कुछ लम्हों बाद एक सुकून का एहसास होता है और लगता है कि दिल का कोई बोझ कम हो गया है। रोने की सूरत में आंखों से आंसू बहते हैं, जो एक तरफ तो आंखों को नमी फराहम करते हैं तो दूसरी जानिब आंखों की सफाई को भी यकीनी बनाते हैं। गोया आंसू आंख को सेहतमंद रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। आंसू हमारी आंख को नमी फराहम करते हैं, जिससे बेनाई बेहतर होती है। इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो आंख की सफाई करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, नुकसानदेह जलन को खत्म करते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। माहिरीन बसारत का इस ज़मन में मजीद कहना है कि रोना ऐसे अफराद के लिए बेपनाह अफादियत रखता है जो स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं, क्योंकि ये उनकी आंखों की खुश्की को दूर करता है। रोना जज्बात को जाहिर करने का भी एक कुदरती अमल है। ये अमल सिर्फ अपने जज्बात और एहसासात के साथ ही वाबस्ता नहीं, बल्कि दूसरों की उदासी, गुस्से और खुशी में भी आंसू बहने लगते हैं। जब हम रोते हैं तो इससे एक तरह का कैथारसिस होता है, यानी ज़हनी तनाव कम होता है और हम पुरसकून हो जाते हैं। मुख्तलिफ तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई है कि रोना किसी भी ऐसी सूरत हाल से बाहर आने का एक रास्ता है। शायरों ने महबूब की आंसुओं भरी आंखों और उनकी खूबसूरती को नए नए ढंग से बांधा है। आप भी थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में रोज रोया करें, रोज तो नहीं लेकिन कभी कभार रो लिया करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी अपने के लिए बहुत गुनाहों अच्छा पे है। शर्मिंदा होकर भी रोना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल दुरुस्त रहना चाहिए, अपने अल्लाह के हुजूर झुककर तो आपको दिल को रोना रिलीफ चाहिए। मिलता है। और एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, कुछ अहम इश्यूज और भी हैं, तो एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको फिर से एक बार खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन, और आज हम आपको बताएंगे सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट्स यानी कि हवाई अड्डे कौन से हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हवाई अड्डे हैं। तो आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि सफ़र को जो आसान और महफूज तरीन बनाने के लिए दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, जदीद टेक्नोलॉजी पर लैस किया जाता है एयरपोर्ट्स को। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसा क्या है वहाँ पे जो ख़तरनाक हो चुके हैं, ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, आप भी देखिए क्या वजह ख़तरनाक होने की। खून खुश्क कर देने वाले दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स। क्या आप फजाई सफर को पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो ये बात शर्तिया है कि कुछ एयरपोर्ट पर तैयारे के उतरने का मंजर देखकर आप अपने शौक से दस्तबरदार हो सकते हैं। जी हाँ, दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स, जहाँ के फिजाई पट्टी पर उतरना तो दूर, इसका ख्याल भी कमजोर दिलों के पसीने छुड़ा देने के लिए काफी है। आइस रनवे अंटार्कटिका। दर हकीकत ये कोई एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इस बर्फानी बरियाज़म में तैयारों के उतरने के लिए मौजूद 3 रनवेज में से एक है, और यहाँ
ज्यादा बड़े तैयारों का उतरना मुमकिन नहीं, खासतौर पर मौसम गर्मा में जब ये रनवे पिघलने लगता है। ताहम सर्दियों में ये कंक्रीट की तरह सख्त होता है, मगर तैयारों के फिसलने का खतरा फिर भी मौजूद होता है, जिसका इख्तिताम किसी बर्फानी खाई में भी हो सकता है। प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन कैरेबियन के खिते पर वाक़ इस जजीरे का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट मुसाफिरों के मुकाबले में वहाँ के साहिल पर मौजूद अफराद के लिए ज्यादा खौफनाक साबित होता है, जिसकी वजह इसके मुख्तसर रनवे का इख्तिताम साहिल पर होना है। अगर कोई तैयारा बहुत नीचे प्रवास करे तो साहिल पर मौजूद अफराद तूफानी हवाओं और तेज आवाज से घबराकर अपना दिल थाम लेते हैं। भूटान का एयरपोर्ट, भूटान का वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इर्द गिर्द से कोहे हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है, जिनकी औसत बुलंदी ही 16,000 फुट है। इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग इतनी खतरनाक है कि चंद इंतहाई माहिर पायलट्स को ही यहाँ उतरने का अहल समझा जाता है, क्योंकि किसी गलती का नतीजा सीधा पहाड़ियों से जा टकराना है। बर्रा एयरपोर्ट स्कॉटलैंड, ये किसी खाई के किनारे तो वाक़या नहीं, ताहम अगर आप यहाँ जाने के ख्वाहिशमंद है तो वहाँ हवा के रुख की निशानदही के लिए मौजूद विंड स्विक पर जरूर नजर रखें, क्योंकि यहाँ का रनवे अक्सर समंदर में डूबा रहता है और अक्सर यहाँ परवाजों के उतरने के लिए कई रोज का इंतजार करना पड़ जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया का वाहिद बीच एयरपोर्ट भी कहा जाता है। मैडीरा एयरपोर्ट पुर्तगाल, पुर्तगेजी जजीरे मैडीरा में तैयारी को उतारना किसी माहिर से माहिर पायलट को भी नर्वस ज़दा कर देता है, क्योंकि गुज़िश्ता 50 साल से एयरपोर्ट अपने छोटे से रनवे पर पायलटों की महारत का इम्तिहान ले रहा है। खासतौर पर बड़े तैयारों के लिए तो 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे पर उतरना किसी चैलेंज से कम नहीं, खासतौर पर इस वक्त जब पट्टी का इख्तिताम समंदर में जाकर होता है और मुश्किल में मजीद इजाफा इस तरह होता है कि ये रनवे हमवार या सीधा होने की बजाय ढलवान की शक्ल में है, जिसकी वजह से तैयारी की रफ्तार को कंट्रोल में रखना आसान साबित नहीं होता। गिलगित एयरपोर्ट पाकिस्तान, दुनिया में जन्नत नजीर समझे जाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते में वाक़या गिलगित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना भी कोई आसान काम नहीं। बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में वाक़या मुख्तसर रन जो एक ढलान पर वाक़या है, इसकी वजह से बोइंग 737 और छोटे साइज के जेट तैयारों के लिए भी यहाँ उतरना मुमकिन नहीं। इस वक्त PIA की जानिब से ATR-42 तैयारों को यहाँ उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के खतरनाक तरीन और खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स भी अपनी लोकेशन की वजह से आप जो पूछ रहे थे पता चल गया आपको? पता चल गया, हमारे नाज़रीन को पता चल गया, लेकिन यादगार वो एक्सपीरियंस होगा जब आप इन एयरपोर्ट से टेक ऑफ या लैंड करेंगे। लेकिन उस सूरत में अगर आप मजबूत दिल के हामिल हैं और आप पुरखतर सफर का धड़कनें रुक भी सकती हैं ना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी हीरो की, जहाँ पाकिस्तान ने बहुत से हीरोज़ को पैदा किया है और इसी तरह का एक कारनामा सरअंजाम दिया है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ बशीर ने 2024 में जो हज हुआ था ना, इसके दौरान आपको पता है बहुत सी अमवात हुई थी, शदीद गर्मी हर बार होती है, इस बार भी थी, लेकिन इन्होंने कारनामा ये सरअंजाम दिया कि अपनी लगन से, अपनी जुर्रत से, बहादुरी से 17 भारतीयों समेत 26 अफराद की जानें बचाई हैं हज के दौरान और हिंदुस्तान के मुमताज सिविल अवार्ड के लिए उन्हें नामजद कर दिया गया है। जीवन रक्षक नॉलेज किया है, बिल्कुल जी, जीवन रक्षक अवार्ड दिया गया है उन्हें। और अब पाकिस्तान में भी सोचा जा रहा है, हुकूमती सतह पर एक बेंच बनाया गया जो कि उनको नवाजेगा। हमारे साथ ही मौजूद हैं आसिफ बशीर, तो क्यों ना हम उन्हीं से बात कर ले। वेलकम टू शो कहेंगे आसिफ बशीर, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस अवार्ड जो आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको नामजद किया गया, और यकीनी तौर पे आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा काम आपने किया है, अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए जिस तरह से आपने वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। जीवन रक्षक तो बहुत एक बड़ा एजाज़ है, जान बचाने वाला, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक न्यूज़ का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे शो में इनवाइट किया, और अल्लाह पाक ने इस बार अब मौका दिया, एक तो हज का और एक खिदमत करने का, और फिर सबसे बड़ा एजाज़ कि किसी इंसान की जो है जान बचाना, और एक इंसान की जान बचाना बिल्कुल ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को जो है वो उसकी जान बचाना। तो बहुत खुशी हो रही है कि अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया और पूरी दुनिया में, और फिर एक ऐसे मुल्क में जिसके साथ हमारे ताल्लुक़ इतने वो नहीं है, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं ये जो है अवार्ड जो है ये पूरी पाकिस्तानी कौम और जो है पाक फौज के नाम को करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आसिफ, आपने ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया है, बल्कि जो फरीज़ा आपने सरअंजाम दिया है हाजियों की जानें बचाने का, उन्हें पानी पिलाने का, 2 से 3 किलोमीटर उन्हें अपने कंधों पे उठा के पहुंचाने का, क्या जज्बा था उस वक्त, क्या सोच थी, और क्या आपको लग रहा था कि आपकी ये जो काविश है ये इतनी जानें बचा लेगी उस वक्त?
वो एक बहुत गर्म भी दिन था, क्योटिक सिचुएशन थी उस वक्त, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। हम एम्बुलेंसेस को ढूंढ रहे थे और तकरीबन 25 लाख लोगों का एक समंदर था, जिसमें से यानी एम्बुलेंस का आना उस वक्त नामुमकिन हमें लग रहा था। तो फिर मैं और मेरे साथ जो टीम थे, हमने फिर उस वक्त तो हमारे अपने हाथ पाँव फूल गए थे, क्योंकि हमने पहली दफ़ा इतनी लाशें अपने सामने देखी थी और इतने बूढ़ों बुजुर्गों की लाशें। फिर हमने जो है वो देख रहे थे जिन यानी लाशों में अगर कोई थोड़ी सी जान बाकी थी, थोड़ी सी मूवमेंट थी, तो हमने फिर फैसला किया कि हम उनको जो है फर्स्ट एड देंगे, उनको पानी पिला के, अगर जिनको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है तो फिर एम्बुलेंस अपने अस्पताल पहुंचाया। अच्छा आसिफ, ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ा काम है जो आपने किया, बहुत बड़ा कारनामा है, मुल्क और कौम का नाम आपने रोशन किया ही किया, उसके साथ आपने बहुत सारी नेकियां समेटी हैं। अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर है जो आपने काम किया। अवार्ड दुनिया के तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जो अजर अल्लाह के पास है वो आपके लिए अलग है। भारतीयों की जानिब से जहाँ पर सरहदें जो हैं वो बांट दी गई हैं, एक दूसरे के साथ बात करने तक जो भारतीय पसंद नहीं करते, आर्टिस्टों को पसंद नहीं करते, वहाँ पर भारत की जानिब से आपको ये जीवन रक्षक का अवार्ड दिया जाना बहुत बड़ी बात है। और फिर आपने जिस तरह से ये जज्बा दिखाया है कि ये नहीं देखा आपने कि सरहद पार के बहन भाई हैं या फिर अपने मुल्क के हैं, बस आपने ये देखा कि इंसान है और अपने इंसानियत का वो जज्बा दिखाते हुए आपने उनकी जानें बचाई हैं। तो उस वक्त कितने लोग वहाँ पर, क्योंकि अदादो शुमार तो बहुत ज़्यादा थे, आपके साथ और भी कोई टीम मेंबर थे जो आपके साथ मिल के ये काम कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा मैं कहूँगा कि ये जो है अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी और अल्लाह पाक ने इज्जत दी। मेरे साथ जो थे वो तकरीबन 4 से 5 टीम मेंबर थे। जहांगीर साहब थे और शाहिद साहब थे मेरे साथ, सजाद साहब थे वो। तो हम सब ने जो है फिर वो डिसीजन लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी कि हमने क्या क्या करना है। एक बंदे की पानी पे ड्यूटी लगाई, एक की ORS और वो उस पर ड्यूटी लगाई, एक व्हील चेयर्स के थ्रू लोगों को ले जा रहा था और मैं जो है वो कंधों पे ले जा रहा था। तो ये हमने फिर ये तकरीबन 48 आवर्स का जो है पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन था लोगों का। इसमें हमने तकरीबन 400 से 500 लोगों को पानी पिलाया, कितने हज़ार से ज़्यादा लोगों को हमने उनके कैंप्स तक वापस पहुंचाया। क्योंकि क्या वहाँ पे फिर जब आप शैतान को कंकरियाँ मार के जब वापस आ रहे होते हैं तो बहुत से बुजुर्गों को अपने मिलते, फिर वो 3-3 दिन तक वो भटकते रहते हैं। फिर तो वो बस का उस वक्त हम बहुत अल्लाह ने बहुत हमारी भी मदद की कि हम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा एजाज़ है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं आप इस काविश के ऊपर। अच्छा, अब ये जो सारा था मामला जिस वक्त हो रहा था इमरजेंसी, आपको तो पता नहीं होगा कि आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, किस मुल्क का शहरी है, तो आप अपने तौर पे ही कर रहे होंगे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। साथ में ये भी बताएगा कि पॉइंट आउट कैसे हुआ कि ये इंडियंस हैं और इंडियंस को कैसे पता चला कि आप पाकिस्तानी थे जिन्होंने उनकी जानें बचाईं। और थोड़ा सा ये शेड्यूल भी बता दीजिएगा कि 26 को आपको ये अवार्ड मिलना है, अकेले जा रहे हैं, फैमिली के और लोग भी होंगे क्या साथ? जी जुनेद, ये जो है बस उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि सब एहराम में होते हैं, वाइट एहराम में होते हैं। हम खुद भी एहराम में थे, हम रज़ाकार थे, लेकिन हमने खुद अपना हज भी करना था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारी ये ड्यूटी भी थी। हमने अपने यानी कंधे पे पाकिस्तान का झंडा भी हमने वो उठाना था। झंडा उधर उठाना जो है वो मस्ट होता है, झंडे के बगैर यानी वहाँ पे सऊदी जो गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप कोई सर्विसेज दे सके, तो वो भी था। तो फिर हमें तो दूसरे से तीसरे दिन हमें जाकर पता चला कि ये ज़्यादातर इसमें इंडियंस हमारे भाई थे और कुछ जो थे वो ब्रिटिश थे, मिस्र के लोग थे, काफ़ी बांग्लादेश के थे, हमारे अपने पाकिस्तानी काफ़ी थे। तो जो है हमें जो है दूसरे तीसरे दिन पता चला और ये पॉइंट आउट हुआ जो अरब मीडिया ने सबसे पहले इसको, यानी वो वीडियोस उन्होंने बनाई सारा कुछ, ये सबसे पहले अरब मीडिया पे ये न्यूज़ चली। तो अरब मीडिया ने इसको पॉइंट आउट किया, फिर इंडिया ने एक्नॉलेज किया, उसने पॉइंट आउट किया और आपको ये अवार्ड देने का फैसला किया। काबिल सताइश है ये। हम इंडिया की गवर्नमेंट की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक्नॉलेज किया, ये भूले सोचते हुए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसके हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, हम भी उसे वेलकम करते हैं। और आपने जो कोशिश की है आसिफ, खराज तहसीन के लायक है। इसी तरह से ज़बरदस्त अपनी काविशें जो हैं जारी रखिएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। और वैसे अगर बात की जाए उम्रे की, हज की इशाल, तो ये आसान काम नहीं है, बहुत ही एक टफ एक्सरसाइज है। कोशिश कीजिए कि सेहतमंद होते हुए जवानी में इस फरीज़े को अंजाम दीजिए ताकि इस तरह की क्राइसिस से बच सकें। जुनेद, खुशनुदी हासिल करना इतना आसान फेल हो भी नहीं सकता, इतना आसान अमल हो भी नहीं सकता। तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए, बहुत सारी मुश्किलात से गुजरते हुए जब आप अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करते हैं तो उसका मज़ा भी कुछ और है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए उनके साथ कोई किसी यंग बच्चे की या बहन भाई की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको लुक आफ्टर कर सकें। बहुत मुश्किल हालात वरना दरपेश हो सकते हैं। और जो
हिराज तहसीन पेश करते हैं हम इस वक्त आसिफ आसिफ बशीर को, और प्रोग्राम का वक्त भी क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं, हम इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।